एक बार फिर से स्वागत है टीजीएल टॉक्स में। आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत खास है, प्लीज़ इसे स्किप ना करें। आज हमारे साथ स्टूडियो में है विख्यात ज्योतिष आचार्य जी श्री मनीष जी शर्मा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो गुरुजी, हमारा आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप आज स्टूडियो में पधारे। स्टूडियो में आके आपको कैसा लगा? आपके यहाँ वाइब्स जो हैं बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इसका मतलब कि सब कुछ व्यवस्थित है, अच्छी स्थिति है। जैसे कि हम जानते हैं आप ज्योतिष विद्या का बहुत ज्ञान रखते हैं और ये सब, तो स्टूडियो को लेकर जब आप कुछ बताना चाहेंगे कि आगे स्टूडियो का भविष्य कैसा रहेगा? यदि आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करेंगे तो भविष्य बहुत सुंदर है। यदि अपनी राह से नहीं भटकेंगे तो भविष्य बहुत सुंदर है। जी गुरु। प्रयास में कमी होगी और राह से भटकेंगे तो फिर मुश्किल होगी। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी बस। और टीजीएल की जो जनता है वो मतलब काफ़ी कमेंट्स आते हैं, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। मैं उससे पहले आपकी शुरुआत जानना चाहूँगा कि आपकी ज्योतिष विद्या में कैसे शुरुआत हुई थी? बहुत शुरुआत में तो मैं बैंक में काम करता था। बैंक में एक क्लर्क से लेकर फिर ब्रांच मैनेजर तक बना। उसके बाद में विवाह हुआ। विवाह पे मेरी पत्नी को पसंद नहीं था कि मैं नौकरी करूं, तो उन्होंने बोला हमारा जो पुश्तैनी काम है ज्योतिष का वही आप करो। तो मैंने बोला इसमें कुछ है नहीं लाभ और बड़ी तकलीफ़ होगी। तो उसने बोला कि हम एक समय खाएंगे पर काम आप पुश्तैनी ही करो और अपना ही खुद का काम करो। उसके बाद से फिर मैंने ज्योतिष पहले से मेरे दादाजी से सीखा हुआ था। अच्छा। फिर मैं ज्योतिष के क्षेत्र में आया और फिर धीरे धीरे आज यहाँ तक पहुँच गया। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप यहाँ पर पधारे। जैसे कि हम जानते हैं आप देश विदेश में काफ़ी यात्राएं करते हैं, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होता है, तो इसके बारे में, देश विदेश के बारे में काफ़ी कुछ खबरें आ रही है आजकल कि क्या नया हो रहा है 2025 को लेकर, क्या लोगों की धारणा है, लोग क्या सोच रहे हैं और क्या भविष्य कैसा रहेगा लोगों का, ये आप थोड़ा सा बता सकते हैं? देश और विदेश में राजनीति, आर्थिक और अन्य जो समस्याएं हैं जैसे युद्ध की समस्याएं हैं, उनको लेके जो लोगों के विचार हैं, जो विदेशों में लोगों के विचार हैं, जो इनसे मैं मिला हूँ, अफ़गानिस्तानियों से मिला हूँ, पाकिस्तानियों से भी मिला हूँ, वो सब बहुत पॉजिटिव हैं। अच्छा। मतलब मैं भारतीय हूँ और उनको जब ये पता चला तो उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया वहाँ पर। और अन्य जैसे फॉरेन यूरोप के जो देश थे वहाँ पे भी लोग बहुत पॉजिटिव हैं। और ज्योतिष के हिसाब से यदि अपन देखते हैं तो इस बार 3 बड़े ग्रह राशि बदलेंगे। अच्छा, 2025 को लेकर? हाँ, इसमें शनि 29 मार्च को अपनी राशि बदलेगा, मीन राशि में जाएगा। बृहस्पति 3 बार अपनी राशि बदलेगा अतिचारी होके। राहु केतु अपनी राशियाँ बदलेंगे। ये तीनों चारों बड़े ग्रह हैं। तो इससे इस वर्ष 2025 में जो युद्ध अभी चल रहे हैं, जो युद्धरत देश हैं जैसे रूस यूक्रेन है और इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इन सब में अब शांति होने की संभावना है, समझौता। काफ़ी लंबे समय से चल रहा है वो युद्ध। हाँ, अब ये सब शांत हो जाएंगे। अच्छा। और देश और विदेश दोनों जगह जो आर्थिक उन्नतियाँ होनी हैं, हाँ जी, जैसे मंदी का दौर भी चल रहा है यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे तरक्कियाँ फिर होने लगेगी जैसे ही शनि अपनी राशि बदलेंगे। तो अप्रैल के बाद का जो समय होगा वो आर्थिक उन्नति का होगा, देश और विदेश में शांति का होगा। देश में भी जो विवाद हैं अपने वो भी सुलझने के कागार पे हैं। हाँ जी। तो ये सब ग्रहों के बदलने से होगा इस साल। गुरुजी, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था। लोग अभी मतलब कई वीडियोस आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2025 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, ऐसा कुछ मतलब उड़ती उड़ती खबरें हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं? ये तो मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि प्रलय आ जाएगी पर आज तक आई नहीं। प्रलय आने की अभी कोई संभावना नहीं है। प्रलय का वास्तविक अर्थ कोई समझता ही नहीं है। हाँ जी। प्रलय का वास्तविक अर्थ है कि दुनिया समाप्त हो जाना। तो ऐसा अभी कुछ भी होने की संभावना कई हजार वर्षों तक नहीं है। तो ऐसा कुछ भी होने की कोई संभावना नहीं 2025 में भी। ये बेकार की बात है। ठीक है, ये आपने क्लेरिफाई कर दिया, आज लोगों को काफ़ी समझ आई होगी। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, आपने राशियों की बात करी अभी, आपके कई सारे अखबारों में आपके राशिफल आते हैं, आप बताते हैं लोगों के बारे में।
राशिफल में कितनी सच्चाई है और क्या उससे हमको सीखना चाहिए और कितना मानना चाहिए? वो मतलब लोगों को लगता है कि राशिफल में ऐसा लिखा है, तो होता ना मिसकंसेप्शन है कि यार अरे लाल कपड़ा बोला तो लाल कपड़ा ही होना चाहिए। मतलब उसमें कितनी सच्चाई कि वो उससे आपका लक बेटर होता है, या उसको देखने से क्या हम समझें और क्या नहीं समझें उससे? देखिए, राशिफल चंद्रमा की राशि पर आधारित होता है। हाँ जी। और चंद्रमा जब जिस स्थान पे रहता है व्यक्ति की राशि से, मान लो आपकी राशि सिंह है, तो सिंह राशि से सोमवार और मंगलवार चंद्रमा यदि अष्टम रहा तो आपको जितने भी सिंह राशि वाले हैं, हाँ जी, सभी को नुकसान ही होना है उस दिन, 2 दिन में। अच्छा। एकादश भाव में है तो आय होनी ही है, कहीं ना कहीं से भी पैसा मिलेगा ही, कहीं से भी मिले। ऐसे जहाँ जहाँ चंद्रमा जिस राशि के हिसाब से स्थापित होता है वैसा उसको लाभ निश्चित रूप से होता है उस व्यक्ति को। तो राशिफल कोई आज की बनी हुई चीज़ नहीं है, पुराने ऋषि मुनि ने इसकी गणना करके बहुत बड़ा एक गणित बनाया है, सूर्य सिद्धांत उसकी एक पुस्तक है। अच्छा। उसमें उन्होंने इतना गणित किया है कि आज के जाने माने वैज्ञानिक भी इतना नहीं कर सकते। तो वह गणित कैसे हुआ है, कुछ पढ़ लिख के हुआ। तो राशि तो बिल्कुल सटीक होती है, उसकी गणना करने वाला कैसा है, अच्छा, ये डिपेंड करता है अलग-अलग ये डिपेंड करता है कि यदि वो ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है या कमाने के लिए केवल कर रहा है या धोखेबाजी के लिए कर रहा है या अपनी आत्म संतुष्टि के लिए कर रहा है या सेवा के लिए कर रहा है, उसके ऊपर ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो उसी हिसाब से वो फल लिखता है उसका या फल बताता है। हाँ जी। तो वैसा ही उसका प्राप्त होता है। ये जो आपने बताया कई उपाय जो लोग बता रहे हैं आजकल, जैसे कई उपाय आपने भी वो मतलब आपने बताया था एक इंटरव्यू में कि यार ये तेज पत्ता जो बता रहे हैं लोग, ये लौंग इलायची ये सब जो यूज कर रहे हैं उपाय के लिए, तो क्या इनसे वाकई फर्क पड़ता है कि या एक सिर्फ ये लोगों सोच में है कि इससे क्या हो सकता है? मतलब आप ये क्लियर कर दीजिए लोगों का, क्योंकि लोग बहुत सारे इसको गलत वे में भी ले जा रहे हैं कि इससे ये होगा, इससे वो होगा। बिल्कुल सही है। तेज पत्ता एक आप तिजोरी के अंदर रखिए, उसके साथ में एक लौंग रखिए, इलायची रखिए, अन्य मसाले रखिए, उसमें एक नीले कपड़े में लपेट के। किसी एक ज्योतिषाचार्य ने बताया था कि 31 दिसंबर की रात को ये रखना है। 31 दिसंबर का इससे क्या लेना देना, वो हमारा कुछ है भी नहीं 31 दिसंबर। तो ये सब मसाले आप तिजोरी के अंदर रखिए, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, केवल गरम मसाले की खुशबू उसमें से आएगी तिजोरी में से। इससे आपको धन मिल जाएगा या कुछ तरक्की हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब तक कि आप स्वयं कोई प्रयास नहीं करें, प्रयास करेंगे तो ईश्वर भी साथ देगा, और ईश्वर जब साथ देगा तो धन भी आएगा अपने आप। और धन ही सब कुछ नहीं है, आत्मसंतुष्टि, बहुत करोड़ों अरबों कमाने वाले भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो आप केवल अपने इष्ट देव की साधना करें। इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, किसी भी जाति धर्म के, सबके अलग अलग होते हैं। तो उनकी साधना कीजिए, उनकी आराधना कीजिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, अपने काम की इज्जत सम्मान कीजिए। तो इससे आपको धन मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। एक डिसिप्लिन होना चाहिए मतलब बेसिकली, और वो सब काम को लेकर अपने। हाँ जी। तो जैसे कि हमने ये सब जाना इस चीज़ के लेकर, और आप विदेश भी कई गए हैं, बहुत सारे आपने टूर्स एंड वो किए हैं, बट भारत को लेकर, भारत में कई गतिविधियां हो रही है, पॉलिटिक्स को लेकर, बिजनेस को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर, उस पर आपके क्या विचार हैं? 2025 में जैसे मैंने बताया कि 3 ग्रह बड़े हैं जो राशि बदलेंगे। हाँ जी। तो शनि जब राशि बदलेंगे 29 मार्च को, तो उस समय भारत के जो रुपए का भाव गिरा है उसमें वृद्धि होगी। 29 मार्च के बाद ही रूस, यूक्रेन और बाकी अन्य जो युद्ध छोटे मोटे चल रहे हैं इनमें आराम होगा। तो इन दोनों युद्धों में आराम होने के बाद से सोने चांदी के दाम जो हैं वो कंट्रोल में आएंगे, घटेंगे। सेंसेक्स वृद्धि होगी, व्यापार वृद्धि होगी। नरेंद्र मोदी जी की राशि है वृश्चिक, उनकी जन्म कुंडली में भी वृश्चिक है, नाम से भी वृश्चिक है। तो इससे उनका भी जो अभी पिछले चुनाव में जो कद गिरा है, सीटें कम हुई हैं, इससे फिर उनके वर्चस्व में वृद्धि होगी। इसके अलावा राहुल गांधी की भी नाम से तुला है और कुंडली में उनकी राशि है वृश्चिक। तो वृश्चिक से जब शनि का ढैया समाप्त होगा तो उनको भी थोड़ा बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त होगा, जो पिछले ढैया में और 7.5 जो पिछली चली उनको, हाँ जी, इसमें उनका बहुत
अपमान हुआ है तो नेता प्रतिपक्ष और पक्ष के जो नेता हैं दोनों के लिए ही अच्छी स्थितियां आएगी। इसके अलावा व्यापारिक स्थितियां मजबूत होगी और भी बहुत कुछ लाभ देश को होगा। जो आक्रांता हैं भारत देश के लिए, जो दुश्मन देश हैं, हाँ जी, उनके लिए हानि होना है पूरी, क्योंकि उनकी महादशा केतु की है पड़ोसी देशों की, और अपनी महादशा अच्छी स्थिति में है चंद्रमा की। भारत देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय चंद्रमा कर्क राशि में था। तो कर्क राशि से भी शनि का ढैया समाप्त होगा। तो शनि का ढैया जब 29 मार्च को समाप्त होगा तो वर्तमान जो स्थिति है भारत में, अस्थायित्व है, क्लेश है ज़्यादा, तो इन सब पे भी आराम होगा और आगे फिर तरक्की होने की पूरी संभावना है। किसी प्रकार का कोई युद्ध हो जाए या कोई बड़ी आतंकी घटनाएं हो जाएं, ये सब अभी नहीं होना। मंगल नीच का है अभी, तो मंगल नीच का है तो जैसे पैर में हमने बोला था कि भूकंप आएगा भारत के ऊपर की साइड में, तो नेपाल में भूकंप आ चुका 7.1 उसका। तो अभी भी ऐसी संभावना है कि बड़े भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, इनसे तो जूझना ही होगा मई जून तक, यानी शुरुआती पूरे 6 महीने इनसे जूझना है भारत को। तो ये एक चीज़ मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये अनुमान है कि ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्या? इसमें मतलब कितनी सच्चाई है ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। लोगों के मन में कई तरह का वो होता है कि यार बोल तो दिया, लेकिन जैसे कि अब ये असली में होगा या फिर नहीं होगा, क्या सी होगा? हो चुका है नेपाल में भूकंप आ चुका। और इसके अलावा जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे अभी किसी देश में, मैं नाम भूल गया, एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 250 यात्री समाप्त हो गए, क्योंकि मंगल अभी नीच राशि में गोचर कर रहा है और वक्री है। तो इस कारण से एक बड़ा प्लेन क्रैश हो गया, 2 एक साथ हो गए। उसके अलावा चीन में बीमारी फैली हुई है, एक बड़ा भूकंप आ चुका है। तो ये तो शुरुआत में आने ही थे, शुरुआती 6 महीने में। अच्छा। तो वो अपना असर दिखा रहे हैं। इसके अलावा आगजनी और बड़ी सड़क दुर्घटनाएं, ये सब भी होने की ज्योतिष संभावना का गणित है, तो वो होना ही है। हाँ, तो गुरुजी जैसे मतलब हमको ही पता है कि ये चीज़ें होने वाली है, तो इसका कोई उपाय नहीं है कि कैसे क्या इससे थोड़ा बहुत बचाव हो सके? उपाय कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत ही कर सकता है। अच्छा। पूरे एक देश के लिए या पूरे एक समुदाय के लिए एक उपाय करना वो संभव नहीं है। इसके अलावा जो देश में धार्मिक गतिविधियां होती हैं, हाँ जी, अगर वो पॉजिटिव ढंग से होती हैं, उससे भी पूरे देश का या पूरे एक समुदाय का बचाव हो सकता है। तो अगर कोई इसको विश्वास करता है, मानता है, तो उनका बचाव इसलिए लोग व्यक्तिगत रूप से करते हैं, तो वो अपना बचाव कर लेते हैं। जैसे अपने पुराणों में ये जो पुरानी कथाएं थी, उनमें जैसे एक उसका ये वो है, हवन कुंड का बहुत बड़ा योग है जिससे आपदा रोकी जा सकती थी। तो क्या वो सच्चाई आज भी लागू होती है? बिल्कुल लागू होती है, पर उसकी एक विधि है और वो गुरु से ही वो विद्या ग्रहण करके ऐसे कोई भी घर में हवन कर ले, ऐसे नहीं होता है। उस विधि के अनुसार, परंपरा जो पौराणिक महत्व है उसके अनुसार हवन कुंड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। 32 प्रकार के हवन कुंड होते हैं। तो आपको कैसा करना है वो उस हवन कुंड पे भी डिपेंड करता है, और किस विधि से करना है उनके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और जो हम आहुतियाँ देते हैं देवताओं को, वो आकाश में देवता हवा के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। पूर्व काल में भी ऐसा किया जाता था। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सकता है, सूखे से बचा जा सकता है और जनहानि से बचा जा सकता है। उससे बिल्कुल प्रार्थनाओं से भी फर्क पड़ता है। अगर सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, तो जैसे मुस्लिम समुदाय में सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, हमारे इसमें हिंदुओं में भी, सनातन में भी सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, तो इससे भी बहुत बड़ी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। सामूहिक रूप से की गई प्रार्थना सीधे ईश्वर के पास पहुंचती है। तो सच्चे मन से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो ये मतलब बेसिकली ये उपाय हो सकता है इस चीज़ का। अपना अपना जैसा जिसका प्रार्थना करने का नियम है, पूजा पाठ की पद्धति है, उसके हिसाब से वो करे तो
सबका नहीं परंतु उसका खुद का तो विकास हो ही सकता है। एक का होगा तो सबका साथ होगा, मतलब वो। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कि युवाओं की बात हो रही है, तो युवा बहुत ज़्यादा परेशान है कई चीज़ों को लेकर, कई चीज़ों में उनमें मन में है कि इसको माने कि इसको नहीं माने, किस चीज़ों को लेकर। तो वो थोड़ा सा मतलब मन में उनको एक गाइडेंस या एक थोड़ा सा आप कुछ कहना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें टीजीएल की ऑडियंस को कि युवा किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या उनमें चेंजेस आ सकते हैं और किस रास्ते पे जा सकते हैं, थोड़ा पथ प्रदर्शित कर देंगे तो बढ़िया रहेगा सर। युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो शिक्षा जो उनको बाल्यकाल से मिलती है। सन 1990 के बाद से जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं, हाँ जी, इनमें एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, क्योंकि इन सब ने 2 बूंद जिंदगी की पी हुई 1990 के बाद। हाँ, तो इसके पहले के जो बच्चे होते थे वो डंप होते थे। अच्छा, उनमें इतनी पावर या एनर्जी नहीं होती थी। गुरु जी नाराज हो जाएंगे टीजीएल की ऑडियंस, उससे पहले के भी लोग देख रहे हैं। मैं भी हूँ ना उसके। अरे अच्छा, मैं अब तो अपने आप को भी बोल रहा हूँ, पर उसके बाद के जो बच्चे हैं, ये तो पेरेंट्स के लिए ही महत्वपूर्ण बात है। इनमें एक पावर है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ताकत है, समझ है, और बहुत जल्दी वो चीज़ों को पकड़ते हैं, उनमें ताकत बहुत है। पर उनकी शिक्षा वही चल रही है जो बाबा आदम से हमारे यहाँ चलती आ रही है। समझ गया? जो हमने पढ़ी, जो हमारे पिताजी ने पढ़ी, उनके पिताजी ने पढ़ी, वही शिक्षा पद्धति चल रही है। सही बात। पर जो जनरेशन है आज की, जैसे एक छोटा बच्चा है वो पूरा मोबाइल खोल के चला लेता है। जब हम शिक्षा ले रहे थे हमने कंप्यूटर का नाम भी नहीं सुना था। तो ऐसे बच्चों को कैसी एनर्जी में ले जाना है, हाँ, ये पेरेंट्स को डिसाइड करना है। कि जैसे मेरी बेटी बोली कि हाँ, 6ठी में थी जब वो बोली कि सूर्य को देख के कवि को क्या महसूस हुआ, ये उसके कोर्स में प्रश्न था। तो उसने बोला उसको क्या महसूस हुआ, मुझे क्या मतलब उससे। ये है जनरेशन की सोच, और सही बात है, वो हुआ होगा उसको जो भी महसूस हुआ। आपको उससे क्या फ़ायदा है? ये वो सवाल करते हैं बच्चे। हाँ, तो इस जनरेशन को यदि आप टेक्निकल ज्ञान में, हुनर सीखने में, उनको एआई जो चीज़ें आ गई, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट बेसिकली सब चीज़ों को लेकर, अगर उनमें उनको लगाएं ये सब पढ़ाने की बजाय, तो वो इतना विकास कर सकते हैं देश का कि जिसकी कोई सीमा नहीं। दूसरा, हमारे विद्यालयों में शुरू से ही अच्छी चीज़ें सिखाई नहीं जाती। कोई भी हो विद्यालय वाला, उससे मुझे कोई डर नहीं। अच्छी चीज़ें जैसे उनको बचपन से ही ट्रैफिक रूल्स, साफ़ सफाई कैसे रखना है ये सिखाया जाए, ट्रैफिक रूल्स का पालन कैसे करना है, जो हमको बचपन में सिखाते थे। लेकिन मेरे हिसाब से प्रयास हो रहा है थोड़ा बहुत मामूली, बट कहीं ना भूल गए वो टेक्नोलॉजी के अंदर, वो भी भूल। साथ में उनको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए वो राह से भटके हुए हैं। और वो लोग इन सब नियमों का पालन करते ही नहीं। और आप पढ़े लिखे और समझदार होने में बहुत फ़र्क होता है। एक पढ़ा लिखा भी हो तो वो उद्दंड हो सकता है, पर समझदार व्यक्ति कभी बगैर पढ़ा लिखा हो तो भी वो उद्दंड नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं, विद्यार्थी, वो उद्दंडता करते हैं अपने शिक्षक के साथ, पेरेंट्स के साथ सड़क पे। तो वो उद्दंडता क्यों करते हैं? क्योंकि उनको शुरू से ही अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं है। और जो विद्वान होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, वो कभी भी उद्दंडता नहीं करता है। विद्या ददाति विनयम, अगर कोई विद्यावान है तो वो विनयवान भी होगा, क्योंकि विद्या ही विनय देती है। तो केवल पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान, समझदार, विनयवान नहीं है। तो अगर उनको ठीक ढंग से यदि गवर्नमेंट ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाए कि उनको ठीक ढंग से आगे बढ़ाए, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पोटेंशियल भरा हुआ है। और आज छोटे से छोटा बच्चा भी हर प्रकार का तकनीकी ज्ञान रखता है। तो सही दिशा मार्गदर्शन हो उनका तो बहुत आगे भारत ये पेरेंट्स को सीखना होगा। सरकार
वो कोर्स नहीं बदलेगी, पर पेरेंट्स को अपने बच्चे को यदि आगे बढ़ाना है तो उसको उसके स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पढ़ाई की अपेक्षा। मतलब साथ में दोनों चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, साथ में स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, परसेंटेज पे ही केवल ध्यान है। हाँ। जैसे एक हमारे थी महिला, वो बोली मुझसे कि पंडित जी मेरी बेटी पढ़ती नहीं। हम्म, तो मैंने अच्छा क्या हुआ ऐसा? बोले उसके परसेंटेज गिर गए। अच्छा। कितने परसेंट आए? बोले 94 आए। मैंने पहले कितने आए थे? बोले 96। तो मैंने कौन सी क्लास में? बोले दूसरी में पढ़ती। दूसरी कक्षा में 2% गिर गए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? सोच वाली बात है गुरुजी, हम तो 2-3 जने पास हो जाएं इतने में तो। हाँ, मैंने भाई हम भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, पर जिनके पास डिग्रियां नहीं है, पर वो तो लोग। ये चिंता का विषय बनते जा रहा है लोगों के लिए, परसेंटेज थोड़ा सा। हाँ, बच्चों को स्किल्ड बनाइए, पढ़ाई में वो पास हो जाए वो भी बहुत है। ठीक है गुरुजी, आपने समय दिया यहाँ पर टीजेल स्टूडियो में, हमारा मार्गदर्शन किया। टीजेल के ऑडियंस के लिए आपने काफ़ी समय निकाला और इतना ज्ञान दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीजेल टॉक्स में आने के लिए और ये सब ज्ञान बांटने के लिए। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तो गाइज, ये थे आचार्य मनीष शर्मा जी। आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हाँ, आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।